Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 31st of October 2024. तो गाइज आज है तारीख 31 अक्टूबर 2024 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे विद प्रॉपर एडिटोरियल डिस्कशन। तो बेसिकली दोस्तों इस पूरे के पूरे वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो सब आपके कवर हो जाएंगे। और इन वीडियोस को तैयार किया जाता है स्पेशली यूपीएससी और स्टेट पीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए। बट किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है वो सभी लोग यहाँ पर इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। इसमें हर एक चीज़ कवर करने की मेरी कोशिश रहती है। जैसे यहाँ पर लास्ट वीक वो वीडियो चलाया गया था जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए गए थे, आर्टिकल्स कवर करे गए थे, एडिटोरियल कवर करे गए थे। कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर ये चलने वाला है। अगर आप कोई ऐसा वीडियो या ऐसा प्लेटफॉर्म खोज रहे हैं जहाँ पे मुझे द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस दोनों एक ही जगह पर अच्छे से मिल जाए, हर एक आर्टिकल को डीपली समझाया जाए, उसका एनालिसिस मिले, प्रॉपर नोट्स मिले, एडिटोरियल का डिस्कशन मिले, एडिटोरियल कैसे पढ़ना होता है, कैसे एडिटोरियल से मेंस में क्वेश्चन बनता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर दोस्तों इसी पर्टिकुलर एक ही लेक्चर में आपको मिल जाती हैं। तो चलिए इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाता है। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के इक्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है प्रणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि किसी भी एग्जाम में बन सकता है। देखो हुआ यह है, परसों के वीडियो में आपने देखा होगा मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, एक एडिटोरियल डिस्कस किया था जहाँ पे इलेक्शन एक्सपेंडिचर के बारे में बात की गई थी कि जो चुनाव होते हैं उसमें किस लेवल का खर्चा किया जाता है। लेकिन वो खर्चे को लेकर किसके लिए लिमिटेशंस हैं, किसके लिए लिमिटेशंस नहीं है, वो सभी एस्पेक्ट यहाँ पे उस आर्टिकल में कवर किए गए थे। तो वहीं से दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन बनाकर दिया गया है। सवाल यह है कि आपके पास में दो स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो हमारे देश में सभी इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो इस बॉडी की साइड से जो भी यहाँ पर एक पर्टिकुलर कैंडिडेट होता है, एक व्यक्ति जो इलेक्शन लड़ता है, उसके इलेक्शन के समय पर जो भी खर्चा वो करता है, उसकी जो एक्सपेंडिचर की लिमिट है, वो यहाँ पर सेट करने का काम इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि आज के समय पर यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो इलेक्शंस लड़ रही हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज का जो एक्सपेंडिचर लिमिट है वो कोई है ही नहीं, यानी कि उसका कोई लिमिटेशन सेट ही नहीं किया गया है। वो कितना ही खर्चा कर सकती हैं, कोई रोक टोक नहीं है अपने इलेक्शंस के दौरान। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, B 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी वीडियो के अंत में मैं आपको इसका आंसर भी दूंगा विद प्रॉपर डिटेल्स। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों को सबसे पहले हैप्पी दिवाली। आप सभी को, आपके परिवार को, आपके दीपक भैया की साइड से हैप्पी दिवाली। और अपने फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फेस्टिवल एंजॉय नहीं करना होता है कि अगर हम यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फेस्टिवल वगैरह सब छोड़ दें, ऐसा ना कीजिएगा। फेस्टिवल साल में एक ही बार आ रहा है, अब एंजॉय किए अपने फैमिली के साथ में। और कई सारे लोग ऐसे होंगे जो दिल्ली जाके प्रिपरेशन करते हैं या बाहर किसी और जगह पे जाके प्रिपरेशन करते हैं, उनसे मैंने पहले ही आज से 3 से 4 दिन पहले ही रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ अपने घर चले जाना और फैमिली के साथ में फेस्टिवल को प्रॉपर तरीके से एंजॉय करना। हाँ, बस खाली एक बात यहाँ पे मैं और ऐड करना चाहूँगा। जैसे आज का पूरा दिन आप बिज़ी रहने वाले हैं, घर पे बहुत सारे वर्क रहने वाले हैं, है ना, उसकी मतलब रात की तैयारी करने वाले हैं, तो उसी बीच में थोड़ा बहुत कम से कम कह रहा हूँ 1 घंटे का समय निकाल लेना थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए, या कुछ रिवाइज वगैरह कर लेना, या कुछ वीडियोस वगैरह देख लेना जिससे आपके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो। कहने का मतलब है अगर ऐसा करेंगे तो कंसिस्टेंसी वो बनी रहेगी जो आप रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करके चल रहे हैं। क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा है ना कि एक बार भी अगर छूट मिल गई, एक बार भी यहाँ पर आपने सोचा कि आज का दिन पूरा रेस्ट हो गया, कल का दिन फिर हो गया, फिर ऐसे परसों, ऐसे 3-4 दिन निकल गए ना, तो यहीं से फिर पढ़ने का मन लगना बंद हो जाता है।
तो ध्यान से बस खाली यही ध्यान रखना कि हर एक दिन आपका रोज ऐसे ही है जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे थे, बस थोड़ा सा समय निकाल लेना ताकि माइंड को पता है कि भैया मैं पढ़ रहा हूँ और आगे भी पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, बस इतना ही यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ। बाकी आप फेस्टिवल वगैरह एंजॉय करें जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है। चलिए अब आते हैं दोस्तों आज के थंबनेल वाले आर्टिकल के ऊपर में। सबसे पहला आर्टिकल हमारा बहुत ही ज़्यादा काम का है। ये वाला टॉपिक जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और साथ ही साथ में जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इसको यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। मामला यह है, भारत के थ्रू एक मास्टर स्ट्रोक चलाया गया है। अब इसको मैं मास्टर स्ट्रोक क्यों बोल रहा हूँ वो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। हुआ एग्जैक्टली यह है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 102 टन सोना, ये भारत का ही सोना है जो बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा हुआ था, इसको वापस से मंगा लिया है। ठीक है, अब वो सोना ऑलरेडी आ चुका है। यह काम हम लोगों ने सीक्रेटली किया। इस वजह से कई सारे आर्टिकल्स आपने ऐसे भी देखे होंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीक्रेटली 102 टन सोना मंगाया। कहाँ से? यूके से, है ना, बैंक ऑफ इंग्लैंड से। और ये जो सोना मंगाया है इसी धनतेरस वाले दिन पे मंगाया है। तो दोस्तों यहाँ पर धनतेरस पर जैसे हम सोचते हैं सोना खरीदना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, वैसे ही यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अनुमान लगा रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी यही करा। धनतेरस पे ये जो सोना है भारत का जो हमने यूके में रखा हुआ था, बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा हुआ था, उसको वापस से मंगा लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे कहोगे ये तो कुछ सुना सुना लग रहा है, क्या ये कोई पुरानी खबर नहीं है क्या? नहीं, पुरानी खबर नहीं है। हाँ, वैसे सुना सुना इसलिए लग रहा होगा क्योंकि ऐसा ही हमने कुछ मई में भी डिस्कस किया था। इसी साल 2024 की हम बात कर रहे हैं, मई के महीने में भी कुछ इस प्रकार का स्टेप दोस्तों रिसेंटली लिया गया था। हुआ एग्जैक्टली क्या था कि मई के महीने में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से, अगेन वहीं से जहां से अभी हमने 102 टन सोना मंगाया है ना, वहीं से हमने मई के महीने में 1 लाख किलोग्राम के आसपास सोना मंगाया था। कहोगे इतना सारा सोना हम मंगा क्यों रहे हैं? ये किसका सोना है? ये सब इंडिया का ही सोना है, भारत का सोना है जो हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा हुआ है। अब बैंक ऑफ इंग्लैंड में क्यों रखा हुआ है? ताकि यहाँ पर वो बचा रहेगा, सिक्योरिटी का यहाँ पर कोई इशू नहीं रहेगा। अब सुनने में तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है यार, सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने वहाँ पे रख रखा है। ऐसे करते हैं बहुत सारे देश, यहाँ पे आप कह सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में बैंक ऑफ इंग्लैंड में, ऐसे कुछ और इंपॉर्टेंट बैंक है वहाँ पे अपना सोना स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उनको पता है हमारे यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी इतनी है नहीं। बट आज के समय पर ऐसी स्टोरेज कैपेसिटी आ गई है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये सोना मंगा लिया और आज ये सोना आरबीआई के पास में रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे और भी आपने वेरियस न्यूज़ आर्टिकल्स देखे होंगे कि मई के महीने में 100 टन मंगाया था। अभी दोस्तों यहाँ पे सितंबर कह रहा हूँ, इसी अक्टूबर में धनतेरस वाले दिन की बात हो रही है, 102 टन सोना फिर से मंगा लिया बैंक ऑफ इंग्लैंड से, जो भी हम लोगों ने वहाँ पे भारत का ही सोना स्टोर करके रखा था। तो लगभग यहाँ पे दोस्तों इतना सारा सोना 200 टन के आसपास जो गोल्ड है वो वापस अपने घर आ चुका है, भारत आ चुका है। तो इसके बारे में ये बेसिक बातें ध्यान में रखिएगा। बाकी अभी थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हम अभी तक कितना सोना लेकर आ चुके हैं, तो 200 टन के आसपास सोना हम वहाँ से लेकर आ चुके हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड दोस्तों एक बहुत बड़ा बैंक है। बताया जाता है कि इस बैंक में अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार की चोरी नहीं हुई है। तो ये सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम यहाँ पर सोना स्टोर करके रखते हैं। दुनिया भर के बहुत सारे देश ऐसे रखते हैं। इवन रिपोर्ट ये बोलती है कि जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है यह दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड वॉल्ट है और ये जो वॉल्ट है इसके अंदर में लगभग 4 लाख से भी ज़्यादा जो बार्स हैं गोल्ड के, इस तरीके के, ये सब प्रेजेंट है। इतना सारा यहाँ पर जो सोना है वो प्रेजेंट है। अब ऑब्वियस ही बात है, जब आप अपना सोना स्टोर करते हैं वहाँ पे कोई फ्री में तो स्टोर करेंगे नहीं। तो इंडिया ने भी जो सोना स्टोर करके रखा ताकि वो सेफ बना रहे, तो उसके लिए हम लोग इनको फ़ी पेमेंट करते थे, कुछ पैसा पे करते थे। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड बदले में हमसे पैसा लेता था हमारा सोने को सुरक्षित स्टोर करने के लिए। समझ गए इस बात को? अब दोस्तों इंडिया के पास में कितना सोना है वैसे? अगर हम लोग बात करेंगे उस सोना की, क्योंकि जब भारत के पास में सोने को आप काउंट करेंगे तो 2 तरीके से देखा जाएगा। एक तो पब्लिकली जो गवर्नमेंट के पास में अवेलेबल है वो वही बस अनुमान लगा सकते हैं, और जो प्राइवेटली जो भारत के लोगों के पास में अवेलेबल है वो आप कह सकते हैं वो इनॉर्मस है। वो मतलब दुनिया में किसी भी देश के पास में इतना सोना नहीं होगा जितना भारत के लोगों के पास में प्रेजेंट है ना। लेकिन अगर हम लोग गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट में दोस्तों यूएसए टॉप पर है। यूएसए के पास में गोल्ड होल्डिंग लगभग 8131 मैट्रिक टन्स के आसपास है, 133 टन। तो इतना सोना यहाँ पर प्रेजेंट है।
क्योंकि ये जो गोल्ड वगैरह होता है, फॉरेन करेंसी होती है, ये एक देश के फॉरेक्स रिजर्व में बहुत ज़्यादा मदद करती है। आप पता है ना आपका फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? एक देश को इंपॉर्टेंट फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करके चलना होता है ताकि यहाँ पर देश में कोई भी क्राइसिस ना आए। कोई दिक्कत आती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो यहाँ पे उसी फॉरेक्स रिजर्व का यूज़ करके देश के अंदर में स्थिरता बनाई जा सकेगी इकोनॉमिकली बेसिस पर। फिर आज दुनिया में दूसरा देश जो है वो है जर्मनी, जिसके पास में सबसे ज़्यादा ये गोल्ड होल्डिंग्स देखने को मिलेगी। ये डेटा दोस्तों 2 अगस्त 2024 तक है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का ये लेटेस्ट डेटा है। इसमें जो इंडिया है वो 8वें नंबर पर है। भारत का जो टोटल सोना है गोल्ड होल्डिंग वो है 854 मैट्रिक टन्स के आसपास। अभी रिसेंटली जापान को हम क्रॉस कर चुके हैं। जापान के पास में 845 है, इंडिया के पास में 854 है। अभी हमारे पास में 1000 टन भी पूरा नहीं है, बस खाली 854 टन सोना हमारा गवर्नमेंट के पास में, इनकी गवर्नमेंट होल्डिंग्स में देखने को मिलेगा। तो करंट होल्डिंग्स के बारे में आपको समझ में आ गया। अब ज़रा ये सुनिए कि इंडिया के पास में जो गोल्ड रिजर्व है वो कितना है, 854 टन्स। लेकिन अब ये सुनो, 854 टन में से आज भारत में कितना प्रेजेंट है? भारत में केवल और केवल 510 टन सोना ही प्रेजेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 854 में से केवल 510 टन सोना आज हमारे देश में देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बचा कितना? 344। तो 344 टन जो है जिसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि 854 में से 510 प्रेजेंट है तो बचा 344। तो इतना हम लोगों ने बाहर विदेशों में रख रखा है ना। अब लगभग 324 टन के आसपास जो सोना है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में है, इसमें कुछ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में रखा हुआ है। फिर यहाँ पे 20 टन्स के आसपास यहाँ पर गोल्ड डिपॉजिट्स के फॉर्म में। तो कहा गया है कि भाई इतना सोना अभी भी यहाँ पे हमारा बाहर प्रेजेंट है। समझ गए इस बात को? तो बेसिकली यहाँ पर 200 टन के आसपास सोना हमने वापस से मंगा लिया है। अभी भी फिलहाल बहुत सारा सोना बाहर इन बैंक में रखा हुआ है। ठीक है, उसको भी धीरे धीरे करके यहाँ पर वापस से मंगा लेंगे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि आखिरकार हम लोगों ने इतना सारा सोना ये बाहर विदेशों में क्यों रखा? उसके पीछे कुछ आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं दोस्तों। इसके पीछे के मतलब एक साइड पे कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, संजीव सान्याल, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में भी बने थे यूपीएससी की जो स्टेटमेंट दी थी उसकी वजह से। अब देखो बात यह है कि यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि आखिरकार इतना सारा सोना हमने विदेशों में क्यों रखा, क्योंकि बहुत सारे देश जो ऐसा गोल्ड रिजर्व को मेंटेन करते हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। कुछ ही देश ऐसे हैं जिनका बहुत बड़ा गोल्ड रिजर्व वॉल्ट बना हुआ है, जिसमें आपका इंग्लैंड है। इंग्लैंड में स्पेशली बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गया है ना, उसके अलावा बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट हो गया बेसल स्विट्जरलैंड में, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क हो गया यूएसए का। तो ये लोग यहाँ पे सुरक्षित रूप से सोना रखते हैं दूसरे देशों का, उसके बदले में कुछ फ़ी पेमेंट वगैरह लेते हैं। तो ऐसे दुनिया भर के देश अपने सोना को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे बैंकों में जमा कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सर ये इतना सारा सोना गया कैसे वहाँ पे, कि भाई इतना मैट्रिक टन हमने पहुंचा दिया और अब धीरे धीरे करके हम मंगा रहे हैं। अभी 200 टन मंगाया गया है बस, अभी भी फिर भी इतना सारा सोना बचा हुआ है। तो ये जो गोल्ड मूव किया गया बैंक ऑफ इंग्लैंड में दोस्तों, ये था 1990 का समय जब ये इतना सारा सोना वहाँ पे पहुँचाया गया। और 1990 आपको याद आ रहा होगा, वो समय है जब हमारे देश के अंदर में बहुत बड़ा एक्सचेंज क्राइसिस चल रहा था, इकोनॉमिकल इशू चल रहा था। उस समय पर जो पीएम चंद्रशेखर जी की गवर्नमेंट हुआ करती थी, ये सेंट्रल में इनके पास में पावर थी और देश का हमारा पूरा बैलेंस शीट हो चुका था ख़राब और हमें बहुत सारे लोन की आवश्यकता थी। तो हुआ क्या, हमारे देश की सेंट्रल बैंक ने क्या किया कि इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए कुछ स्टेप उठाए। ये स्टेप उठाने पड़े मजबूरन। रीज़न यहाँ पर यह था कि हमारे देश में उस समय पर $1 बिलियन से भी कम का फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ था। तो हम कुछ सामान इंपोर्ट वगैरह करते कि तो इंपोर्ट करते करते भी दोस्तों यहाँ पर लगभग 3 सप्ताह तक इंपोर्ट करते, उसके बाद ये भी हमारा ख़त्म हो जाता। तो उसके बाद क्या करते, देश फेलियर मार जाता। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हो रही थी। तो उसी दौरान यहाँ पर इसी फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान उस समय के जो आरबीआई गवर्नर थे एस वेंकटरमन, इन्होंने यहाँ पर ये आइडिया प्रेजेंट किया कि चलिए अपने देश को स्थिर बनाने के लिए, वापस से ग्रो करने के लिए इंटरनेशनल बैंक से पैसा ले लेते हैं। अब इंटरनेशनल बैंक से अगर पैसा लेने जाएंगे तो भाई वो बैंक ऐसे ही थोड़ी पैसा दे देगा, उसके बदले में कुछ गिरवी रखेगा। जैसे आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो उसके बदले में वो कुछ एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रखते हैं, नहीं रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऐसा कुछ गिरवी रखना है, उसके बदले में लोन आपको मिलेगा। तो यही किया गया कि आरबीआई गवर्नर ने ये आइडिया प्रेजेंट किया कि भैया आप बैंक से पैसा उठा लेते हैं और उनको गोल्ड दे देते हैं एज अ कोलेटरल, क्योंकि उस समय पर गोल्ड था हमारे पास में प्रेजेंट। तो हमने सोचा यही एक अच्छा स्टेप है। फिर उसके बाद मई 1991 में सरकार ने फाइनली इसको डिसाइड भी कर लिया।
सरकार ने बोला, मतलब स्टेट बैंक की मदद से, कि भाई ये जो गोल्ड है इसको बेच दिया जाएगा स्विस बैंक में, और स्विस बैंक से $200 मिलियन उठाए। फिर उसके बाद आरबीआई ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ में बातचीत की, बैंक ऑफ जापान के साथ में बातचीत की, फिर एडिशनल $400 मिलियन का लोन उठाया। तो ये सब लोन जो हमने उठाया उसके बदले में बहुत सारा सोना एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, एज अ गिरवी के तौर पे यहाँ पे रख दिया गया। लेकिन ये सब लोन बाद में हम लोगों ने पे कर दिया, ये सब लोन पे हो चुका था। लेकिन जब ये सब लोन वापस दे दिया गया तो भारत ने डिसाइड किया कि ये सोना वहीं पे रहने देते हैं, आसान भी है भाई, वो लोग सिक्योरिटी मेंटेन करके रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे अच्छे से। अब हमारे देश में लाने में थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, खतरा हो सकता है, फिर यहाँ पे स्टोरेज की कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो इससे अच्छा वहीं पे रखे रहें, तो उसके बदले में यहाँ पे थोड़ा सा उनको जो फी पेमेंट वगैरह होता है वो हम देते रहेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पे मामला डिसाइड हुआ था। अब कहोगे ये जानकारी तो हमें किसी ने बताई नहीं, तो कुछ आर्टिकल्स में पब्लिश हुई है, फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं तो फिर जगह जगह पे आप देख पाएंगे कुछ और चीज़ बताई जाती है कि हमने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, बस खाली कि हमारा सोना सिक्योर रहे, हमारे पास में वो स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी, इस वजह से हम लोगों ने वो सोना हमने वहाँ पे रख दिया था। लेकिन ये भी कुछ रीजंस बताए जाते हैं, ये आप देख पाएंगे। संजीव असान्याल का यहाँ पर ये ट्वीट आपको नजर आएगा, उस समय का इंडियन एक्सप्रेस का डेटा पूरा रिपोर्ट भी लगाया है कि सीक्रेटली जो सोना है वो बेच दिया गया था आरबीआई की साइड से। ये उस समय की रिपोर्ट दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी 1990 और 1991 के बीच की। चलिए, अब ये तो हो गया एक तरफ का मैटर। दूसरी तरफ कि भाई इतना सारा सोना अब हम वापस से क्यों मंगा रहे हैं? भाई रखे रहने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, क्या दिक्कत है, हम वापस से क्यों मंगा रहे हैं? इसके पीछे के बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न दोस्तों पता है क्या है? सबसे पहला रीज़न है जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट। इसमें क्या हुआ? इसमें एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ यह है कि हम ये देख रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ किस तरीके से एक बुरा व्यवहार कर रही है उन लोगों के साथ में जिन लोगों ने अपना पैसा जमा कर रखा है। एग्जाम्पल रशिया, एग्जाम्पल वेनेजुएला, ये वो देश हैं दोस्तों यहाँ पर जिनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अगर हम बात करेंगे रशिया की, तो रशिया ने भी बहुत सारा अपना जो रिजर्व है वो जमा करा हुआ था वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूके में। तो पता है जब ये रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया, तो उसके बाद इन वेस्टर्न कंट्रीज़ ने क्या बोला? ये कंट्रीज़ यहाँ पर ये बोलती हैं कि रशिया का जो ये पैसा यहाँ पे रखा हुआ है ना, ये यहीं पे रहेगा और ये पैसा हम दे देंगे यूक्रेन को, यूक्रेन की मदद करेंगे, कुछ पैसा अपने पास में रखेंगे। यानी रशिया का अमाउंट सीज कर लिया गया, रशिया को वापस नहीं देंगे, ऐसा यहाँ पे बोल दिया गया। तो भाई आगे किसी भी देश के साथ में ये प्रॉब्लम आ सकती है। वही सिमिलर सिनेरियो वेनेजुएला के साथ में हुआ। अब वेनेजुएला तो किसी युद्ध में भी नहीं फंसा हुआ है, लेकिन उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पर वेनेजुएला में जो मदुरो की सरकार है उनके ऊपर में इल्ज़ाम लगाए गए कि भाई यहाँ पे जो सरकार है ये ऐसे ही बन चुकी है, इसमें धांधली हुई है इलेक्शंस के अंदर में, ऐसा कुछ यहाँ पे इल्ज़ाम लगाए गए, जिसके बाद वेनेजुएला पे एक्शन लिया गया, यूएस वेनेजुएला के रिलेशंस खराब हुए। देन उसके बाद में इनके ऊपर भी इसी तरीके के जो सैंक्शंस वगैरह हैं वो लगा दिए गए, इनका अमाउंट फ्रीज कर दिया गया। तो भाई ऐसे किसी का भी अमाउंट फ्रीज किया जा सकता है, तो आप क्या करेंगे? युद्ध लड़ेंगे उस देश के साथ में। तो यही सिनेरियोज भी आप देख पाएंगे। तो एक जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट आता है यहाँ पे कि हाँ, हमें अपना सिक्योरिटी मेंटेन करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सोना हमें भारत में वापस ला के रखना होगा कि आगे जाके मान लो इनके साथ में संबंध अगर नहीं बन पाए अच्छे से, तो ये हमारा भी सोना जब्त कर देंगे, जैसे आज यहाँ पर ये रशिया वेनेजुएला के साथ में कर रहे हैं। समझ गए ना? फिर ये एक रीज़न के बाद दूसरा और भी रीज़न देखने को मिल जाएगा। आज हमारे पास में वो कैपेसिटी भी आ गई है क्योंकि 1990 और 1991 के समय पर जो हम लोगों ने सोना भेजा, उस समय पर हमारा खुद का फेलियर था, हम इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे थे। बट आज ये दर्शाता है आज इकोनॉमिकली हमारी ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इतना ही नहीं, ऑफिशियल्स का क्या कहना है? जब यही क्वेश्चन यहाँ पे आरबीआई से पूछा गया तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने यहाँ पर ये बोला कि जो भी यहाँ पर इतना सारा सोना बाहर विदेशों में रखा था, इसको हम वापस से जो परचेज कर रहे हैं उसके पीछे का रीज़न है कि आज हमारा देश सक्षम है, आज हमारे पास में ये स्टोरेज की कैपेसिटी है, तो ये सबको हम स्टोर करके रख सकते हैं अपने देश में। जब अपने देश में रख सकते हैं यार, तो हम बाहर क्यों बेचें, बाहर क्यों दें? और मतलब बेचें नहीं, बाहर क्यों रखें? और बाहर रखने के बाद उनको फ़ी पेमेंट भी करें, पैसा भी देते रहें। इससे अच्छा यहाँ पे हम अपने देश में रखें और रखने के बाद में हम ऐसी फैसिलिटी खुद से भी डेवलप करें कि बाहर का सोना हम यहाँ पे दूसरे देशों का रेंटेड फॉर्म में रख सकें। जो कॉन्सेप्ट हम आज फेस कर रहे हैं उसी को हम खुद अपना सकें एक बार। तो ये जो यहाँ पर इतना सारा गोल्ड है दोस्तों, आज वो आरबीआई के पास में पहुँच चुका है क्योंकि आज हमारे देश की डोमेस्टिक कैपेसिटी इतनी हो चुकी है। बस और कुछ यहाँ पर डिटेल्स नहीं देखने को मिलेगी, ये ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं और मैंने आपको डिटेल शेयर करी दी है। चलिए आगे आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन।
अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपने ये सब कुछ डिटेल्स देखी हैं, ये सब डिटेल्स यहाँ पर एक प्रॉपर से पीडीएफ में प्रोवाइड करवाई जाती है। एक ऐसा पीडीएफ जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन में बहुत मदद करेगा, प्रिपरेशन आपकी आसान कर देगा। एक ऐसा पीडीएफ जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। इवन एक ऐसा ग्रुप में आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा जहाँ पे करंट अफेयर का सभी कंटेंट अवेलेबल है। इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। सर नोट्स कैसे बनाएं, ये सब डिटेल ऐसे ही लिख दें क्या, ज़रूरत ही नहीं है। आपको इतना सिंपल पीडीएफ दिया जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेडीमेड फॉर्म में ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, जिससे आपके घंटों बच जाते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पर वीडियो देखें, उसके बाद स्टैटिक पोर्शन की प्रिपरेशन करना शुरू कीजिए। और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट $499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप $499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा हो रहा है। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आता है आज का कोट। हमारा एसए और एथिक्स के लिए डेली बेसिस पे हम एक कोट लेते हैं दोस्तों, जो कि डायरेक्टली एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। जैसे अगर आपने एसए के पेपर को एनालाइज किया हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हो, तो ऐसे हर साल कोट्स आपको दिए जाते हैं। तो आज थोड़ा सा फिलोसॉफिकल कोट है। अब देखिए, वैसे ना मैं एक बार कोट पढ़ देता हूँ, तो उसको पढ़कर आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं वीडियो को पॉज करके सोचने की कोशिश करना, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो मार्टिन लूथर का ये कोट है कि इवन इफ आई न्यू दैट टुमारो द वर्ल्ड वुड गो टू पीसेस आई वुड स्टिल प्लांट माई एप्पल ट्री। अब कहोगे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या है, मतलब स्पेशली जो बिगिनर्स होंगे, वैसे ज़्यादातर लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या कहने का मतलब है इनका। चलिए अब वीडियो पॉज करके सोचने की इसमें कोशिश कीजिए, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में बताता हूँ। मान लो ऐसा कोट आपको मिल जाए, तो ये कोट आपका एज अ मोटिवेशन भी काम करेगा, लेकिन एज अ एसए के पेपर या एथिक्स में भी हेल्प करेगा। अब ये दोस्तों यहाँ पे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि प्लांट माई एप्पल ट्री की बात कर रहे हैं, तो इससे क्या लेना देना है। ये जो प्लांटिंग वर्ड है ना, कि हाँ प्लांटिंग वर्ड, ये क्या दर्शाता है, एक आशा को दर्शाता है, आपके भविष्य को दर्शाता है। कहने का मतलब है सिंपल सा कि भाई अगर मेरा कल बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हुआ, क्योंकि कल किसी ने देखा नहीं है, भविष्य किसी ने देखा नहीं है, आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी होता है तब भी मैं यहाँ पर एक आशा लगा कर रहूँगा, तब भी यहाँ पर मैं अपना काम करता रहूँगा। मुझे कोई भी चैलेंज, कोई भी ऐसी परेशानी मेरे वर्क से, मेरे मोटिव से रोक नहीं सकती है। ये बात आपको समझ में आई। तो यहाँ पे ये जो जोर दिया गया है ना, वो पॉजिटिव एक्शंस के ऊपर में दिया गया है कि भाई कितनी ही नेगेटिविटी आपकी लाइफ में क्यों ना आ जाए, आपके प्लान के हिसाब से भी चीज़ें ना चल रही हो, लेकिन मैं अपने पॉजिटिव एक्शंस पे बरकरार रहूँगा, उन्हीं को यहाँ पे आगे लेकर चलता रहूँगा। फिर एक बात और भी है कि भाई प्लांटिंग एन एप्पल ट्री को हम ऐसे देख सकते हैं कि भाई मुझे पता है कि मेरा आगे बहुत बड़ा भविष्य होने वाला है ना, आगे और ज़्यादा यहाँ पर जो परिवार है वो बढ़ने वाला है, तो उन परिवार के लिए कुछ करना है, नहीं करना है, मुझे यहाँ पे आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ करके जाना है, कुछ उनके लिए छोड़ के जाना है, ताकि उनका जीवन और थोड़ा सरल हो जाए, आसान हो जाए। समझ गए? तो एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को भी ये दर्शाता है। इतना ही नहीं, उसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये दर्शाता है आपके ग्रोथ को, कि जो ये एप्पल ट्री है ये दर्शाता है कि ये जो ग्रोथ है, वो जो पोटेंशियल है आपके अंदर में, वो झुकना नहीं चाहिए, चाहे कैसी भी परेशानी क्यों ना आ जाए। ये एंकरेज करता है, आपको और ज़्यादा बढ़ावा देता है कि भाई आप आज के समय पर जी रहे हैं, आज के समय पर फोकस कीजिए और कल की टेंशन मत लो, आप फ्यूचर की टेंशन मत लो। पहले जो कर रहे हैं वो करते रहें, जो गोल है उसकी तरफ आगे बढ़ते रहें। आगे चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होंगी भी तो भी मैं अपने गोल की तरफ आगे बढ़ता रहूँगा। समझ गए? चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। तो दोस्तों आज सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे अपना एडिटोरियल। आज का न्यूज़पेपर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हैं जो एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे, फिर 2 हमारे प्रीलिम्स को लेकर भी कुछ आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक एडिटोरियल की जिसमें मेंशन किया गया है, इंपोर्टिंग अ टॉक्स वर्क कल्चर इनटू इंडिया,
हो क्या रहा है आज के समय पर, वर्क कल्चर की बात हो रही है। तो रिसेंटली आपको पता होगा कि एक फीमेल थी, 26 साल की यहाँ पर एक लेडी थी जिनकी डेथ हो गई है, और उनका नाम था एना सेबेस्टियन। तो उनकी डेथ हुई, उसकी वजह से यहाँ पर यह प्रॉब्लम शुरू हुई और काफ़ी आर्टिकल कवर करे गए टॉक्सिक वर्क कल्चर को लेकर, क्योंकि बताया यह जाता था कि जो एना सेबेस्टियन है उनके ऊपर में काम का बहुत ज़्यादा लोड था। वो अपने परिवार वालों को फ़ोन कर करके रोती भी थी, इतना ज़्यादा प्रेशर था कि यहाँ पर उसी प्रेशर की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ओवर वर्क की वजह से डेथ हो जाना। तो ये टॉक्सिक वल्चर बोल रहा हूँ, टॉक्सिक वर्क कल्चर की जो ये डरावनी कहानी है ना दोस्तों, ज़रा आज हम यहाँ पर इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। उसी को लेकर यहाँ पर राइटर ने इस एडिटोरियल को लिखा है, और अच्छे से सुनिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको मेंस का क्वेश्चन दूंगा, फिर इसके बाद जो दूसरा एडिटोरियल दूंगा उसमें भी यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं हो क्या रहा है ना, कि हम बाहर विदेशों के हिसाब से चलने लगे हैं, है ना, और उनका जो कल्चर है वो यहाँ पर अपना रहे हैं। बट द थिंग इज वहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। टॉक्सिक वर्क कल्चर जो है, ऐसा नहीं है कि ये केवल इंडिया में ही है, दुनिया भर में इस तरीके का वर्क कल्चर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक एम्प्लॉय से इतना ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, उसके ऊपर में सब बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया जा रहा है ना, उससे एक्स्ट्रा काम करवा लिया जाएगा, उसका पेमेंट भी नहीं मिलता है। तो भाई स्ट्रेस तो यहाँ पे होगा ना, वर्क प्रेशर तो यहाँ पे होगा ना। तो ये इस मामले को यहाँ पर राइटर ने लिखा है बेसिकली एक डेथ से जोड़कर। जैसे मैंने आपको बताया 26 साल की एक ओल्ड EY कंपनी एम्प्लॉय हैं अन्ना सेबेस्टियन, इनकी यहाँ पर डेथ हुई। फिर उसके बाद इनकी मदर ने क्लेम किया कि वर्क का प्रेशर बहुत था, इसकी वजह से यहाँ पर इनकी बेटी की जान चली गई। वर्क लोड बहुत था, इसकी वजह से यहाँ पर सिचुएशन इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई। अब दोस्तों होता यह है, एक तरफ हम कंपनीज़ की बात करते हैं तो कंपनीज़ के अंदर में इतने सारे वेलनेस इनिशिएटिव चलाए जाते हैं, इतनी कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं। वो कंपनीज़ क्या फोकस करती हैं कि हम अपने एम्प्लॉय के वेलबींग के ऊपर में ध्यान रखेंगे, है ना, एम्प्लॉयज़ के लिए अलग अलग प्रोग्राम चला रहे होते हैं, लेकिन उसके दौरान उसकी आड़ में आप देख पाओगे इंसान की मृत्यु भी हो जा रही है ओवर वर्क की वजह से। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में जो एक एथिकल इशू निकल कर आता है वो सबसे पहला क्या है कि जो ये टॉक्सिक वर्क कल्चर है, जहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस डाल दिया जा रहा है एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर, इतना बर्डन डाल दिया जा रहा है। भाई वो एक इंसान की शरीर है, इंसान का बॉडी है, उसको रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है ना, अपने फैमिली के साथ में बॉन्डिंग बनाने की रिक्वायरमेंट होती है। आपने उसको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया, केवल वर्क वर्क और वर्क। तो भाई मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा तो क्या होगा? वो इंसान और कुछ सोच ही नहीं रहा है, सोता है तो भी यहाँ पर उसको सपने में ही यही सब वर्क का प्रेशर ही दिखाई पड़ रहा है। तो वर्क प्लेस का जो स्ट्रेस है और मेंटल हेल्थ है, दोनों का एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, क्योंकि इतना सारा वर्कलोड इतना आसानी से मैनेज नहीं हो पाता है दोस्तों। जो ये स्ट्रेस है ना, ये एक इंसान को बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है, कई सारी उसके लिए चिंताएं यहाँ पर बढ़ा देता है। एक इंसान की जो जिंदगी है, इवन उसका जो हेल्थ है, वो यहाँ पर बुरी तरह से इम्पैक्ट हो रहा होता है। ये एक ऐसा कल्चर है जिसको यहाँ पे आज के समय पर नॉर्मलाइज कर दिया गया है। लोग स्टेटमेंट आके दे देते हैं, इतने घंटे यहाँ पर काम करिए, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर एक इंसानी शरीर को प्रॉपर रेस्ट की रिक्वायरमेंट है। आज के समय पर ओवरवर्क को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। आज यहाँ पे कोई बोल देना कि मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगा, लोग हंसेंगे, अरे यार बस इतना काम नहीं कर पाओगे, इतना सही था यहाँ पर जज्बा, काम करने का जज्बा है, लेकिन भाई यहाँ पर आपको बीच बीच में रेस्ट भी तो चाहिए ना, चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, आपकी बॉडी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके उसके लिए। और आज हो क्या रहा है, ये सब कुछ होने के बावजूद भी कंपनी में जिसके ऊपर वर्क प्रेशर पड़ा, जिन लेडी की हम बात कर रहे थे उनकी जान गई। अब जान जाने के बाद में भी पता है कंपनी का कोई भी व्यक्ति वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, जो भी यहाँ पे उनकी फ्यूनरल एक्टिविटीज़ थी उसमें। आप इमेजिन कीजिए, कोई सपोर्ट नहीं कंपनी की साइड से, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं। तो ये और ज़्यादा दुखद है कि भाई मृत्यु के बाद में भी कंपनी का कोई व्यक्ति देखने तक नहीं आया। अब इससे हम क्या लगा सकते हैं? जो एम्प्लॉयज़ आज के समय पर वो यहाँ पर घबरा जाते हैं इसको बताने में कि हाँ मेरे से ये नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पर कि अगर नहीं होगा तो फिर जाओ घर, दूसरे को रखेंगे, दूसरा व्यक्ति तैयार है यहाँ पर ये वर्कलोड झेलने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम्स ये है ही कब रुकेगा, क्योंकि इससे बहुत सारी जो एथिकल प्रैक्टिस हैं, लेबर प्रैक्टिस हैं, वो वायलेट हो रही हैं। मेंटल हेल्थ स्टिग्मा एक सबसे बड़ा इशू है यहाँ पर, कह सकते हैं वही जो मेंटल हेल्थ है उसी को लेकर फिर ट्रीट करने लगते हैं। भाई एक व्यक्ति नहीं काम कर पाया, लोग सोचते हैं यार ये तो बहुत कमज़ोर है, इतना वर्क नहीं कर पा रहा है, तो इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है, जो सही नहीं है।
समझ गए। और उसके बाद क्या होता है, एक एम्प्लॉय ने इतनी मेहनत की, रातों दिन मिलकर काम किया, उसके बाद में वो प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया। अब प्रेजेंट करने के बाद में क्या हुआ, उसका सारा क्रेडिट कौन ले गया, मैनेजर ले गया कि भाई ये सब मैंने अकेले किया है। वो मैनेजर के अंडर में चल रहा था कोई प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय से काम करवाया और यहाँ पे वो क्रेडिट सारा ले गया। इससे क्या होगा, और ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, हेल्थ स्ट्रेस पड़ेगा, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होंगे उस एम्प्लॉयज़ के, जिसको यहाँ पर लग रहा, जिसने देखा कि मैंने बहुत काम किया लेकिन यहाँ पे मुझे इसका कोई रिटर्न नहीं मिला। इवन क्या हुआ, मेरा क्रेडिट भी वो इंसान ले गया। और बहुत सारे कंपनीज़ के अंदर में आज के समय पर एक एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए जो पॉलिसीज़ होती हैं, उसके कल्याण के लिए जो नई नई नीतियाँ होती हैं, इसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। आज डिबेट चल रही होती है 18 घंटे काम करना, ये करना वो करना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये इसका असर माइंड के ऊपर पड़ता है। कब तक कर लोगे, आज कल परसों तरसों, 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन जो यहाँ पर आपने बॉडी को स्ट्रेस दिया है ना, वो जवाब तो देगी ना, बाद में झेलना तो पड़ेगा ना आगे। तो ये यहाँ पे बोला गया। इतना ही नहीं, अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी क्या बोलती है दोस्तों, ये सुनिए, क्योंकि इस मामले में कुछ फैक्चुअल डेटा भी तो ऐड करना होगा ना। राइटर ये बोलते हैं, WHO ये बोलता है कि लगभग 7,45,000 लोगों की जान जा चुकी है स्ट्रोक की वजह से, हार्ट डिजीज की वजह से। ऐसे लोग हैं दोस्तों, ये केवल डेटा साल 2016 का है, केवल साल 2016 का, लेटेस्ट डेटा अभी दिया ही नहीं है भाई। इतने 7 से 8 लाख लोग ऐसे हैं जिनको स्ट्रोक हो गया, हार्ट डिजीज हो गई। क्यों? क्योंकि लंबे लंबे घंटे बैठकर उनको काम करना पड़ता है। 55 घंटे या 55 घंटे से ज़्यादा काम करना एक पर्टिकुलर सप्ताह में, ये एक सीरियस हेल्थ हजार्ड है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये इसमें एक लिमिटेशंस लगानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एक लिमिट सेट करनी ज़रूरी है कि भाई इतने सप्ताह में या एक सप्ताह में इतने घंटे ही आप काम करवा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो समस्याएं आने वाले समय पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ेंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है कि भाई वर्क हो और लाइफ हो, उसके बीच में बैलेंस भी तो होना चाहिए ना। आप अपने पैसे के पहले अपना हेल्थ को भी देखिए, वेल्थ से पहले हेल्थ को मेंटेन करना ज़रूरी है। हेल्थ अच्छी रहेगी तो पैसा कमा लेंगे आगे भी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये वर्क और लाइफ को बैलेंस करना इज़ अल्टीमेट पॉइंट, जिसको आज फोकस में नहीं रखा जा रहा है। सक्सेस के अलग अलग मतलब हो सकते हैं हर एक व्यक्ति के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है जहाँ पे आपने अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी है, उसके बाद यहाँ पर आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कोई कनेक्शन नहीं है, प्रॉपर बातचीत भी नहीं हो पा रही है। अगर कोई मैरिड लाइफ में जी रहा है, उनके बच्चे हैं, तो बच्चे से कभी कोई बातचीत भी नहीं हो पा रही है। जब वो रहते हैं घर पे, जब वो आते हैं घर पे, या जब वो फ्री होते हैं तब बच्चे सो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं दोस्तों। तो इसको यहाँ पर मेंटेन करना ज़रूरी है। वर्क एक चीज़ है और एक इंसान की जो ज़िंदगी है वो दूसरी चीज़ है। दोनों के बीच में एक कनेक्शन मेंटेन करना ज़रूरी है। समझ गए? क्लियर हो गया? अब उसके बाद क्या हुआ, जो हमारे यहाँ पर एम्प्लॉय होते हैं ना, इनको यहाँ पर इतने इतने घंटे काम करवाना, और घंटे तक काम करवाने के बाद में उनको उतनी सैलरी देना भी तो ज़रूरी है ना। कई सारे केसेस में क्या होता है कि उनको वो सैलरी नहीं दी जाती एक्स्ट्रा काम करवाने का, लेकिन एक्स्ट्रा जो काम किया है उस वर्कर ने, वो कंपनी को प्रॉफिट जनरेट करके तो दिया है ना। तो कंपनीज यहाँ पर यही कोशिश करती हैं, ये प्रॉफिट्स कमा के वो अपने आप पास में रख लेती हैं, और बाकी वर्कर जो भी करे हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। आज के समय पर यही सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट जॉब्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे दिया जाता है। भाई चाहे प्राइवेट नौकरी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितना भी यहाँ पर आपके पास में पैसा क्यों ना रहा हो, कितनी भी अच्छी सैलरीज क्यों ना हो, फिर लेकिन दूसरी तरफ जब वर्ड सुन लेते हैं ना गवर्नमेंट जॉब में एक सिक्योरिटी है, आराम है, ये सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पर हमको दिखाई पड़ती हैं। होता है नहीं होता है ऐसा? चलिए फिलहाल जो भी है, आते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन की तरफ। ये पूरा एडिटोरियल आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी। अब इसको यहाँ पर अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिएगा। सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टॉक्सिक वर्क कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप ये बताइए, जो ये टॉक्सिक वर्क कल्चर है, इसका जो पूरा एक कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, इसका जो परिणाम होता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में, या इसके पीछे का मेन कारण क्या है वो समझाइए। फिर ये बताना है आगे कि भाई कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिसको हम लेकर चल सकते हैं, जिससे हम बिजनेस के अंदर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल प्रोवाइड करवाना है आपको, एक अच्छा एग्जाम्पल देना है अपने आर्गूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। तो एक अच्छा सा आंसर आप लिख सकते हैं, 250 शब्दों में लिखना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक बार मैं हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाला एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन बोलता है, संगठनों में विषाक्त कार्य
संस्कृति के कारणों और परिणामों की विवेचना कीजिए। सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय लागू किए जा सकते हैं? अपने तर्कों का समर्थन करने के लिए उदाहरण प्रदान करें। एक अच्छा सा आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। जब आप उस ग्रुप को ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे वीडियो का लिंक मिलेगा, उसके नीचे कमेंट लिखा हुआ होगा, उस कमेंट वाले ऑप्शन पे टैप कर देना, आपका नया ग्रुप ओपन हो जाएगा। उसी ग्रुप में आप अपने इन आंसर्स को सबमिट कर पाएंगे। चलिए, आज का दूसरा यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एडिटोरियल, आज के न्यूज़पेपर में एक और एडिटोरियल है जहाँ पे बात हो रही है टैकल द इशू ऑफ एडजॉर्नमेंट्स केस पेंडेंसी। क्या बात हो रही है कि आज हमारे देश में जो कोर्ट्स हैं, उन कोर्ट्स के अंदर में जो केसेस पड़े हैं दोस्तों, वो मैक्सिमम केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इन पेंडिंग केसेस से कैसे लड़ा जा सकता है, आज ये बहुत बड़ी समस्या है। तो वो यहाँ पे राइटर ने एक्सप्लेन किया है। तो पेंडेंसी ऑफ केसेस को लेकर कई बार हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको आप प्रीलिम्स में, मेंस में कोट कर सकते हैं। तो आखिरकार पहले हम ये समझते हैं ये एडिटोरियल लिखा क्यों गया, अचानक से पेंडेंसी ऑफ केसेस कैसे याद आ गया। वैसे तो मैटर चर्चा में रहता ही है। तो एग्जैक्टली हुआ ये, हमारे देश की राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने हाल ही में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए। एक कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे कह सकते हैं अटेंड किया, उसमें कुछ बातें बोली, और बातें बोलते बोलते इन्होंने कुछ मेंशन ये किया कि हमारे देश में जो पुअर पीपल हैं या रूरल पॉपुलेशन है, यानी कि गरीब लोग हैं, या ऐसी पॉपुलेशन जो गांव वाले क्षेत्रों में रह रही है, ये कहीं ना कहीं आज के समय पर इनजस्टिस को साइलेंटली सफ़र कर रहे हैं। उनके साथ में अगर कोई अन्याय होता है तो वो चुपचाप सह लेते हैं, कोर्ट वगैरह नहीं जाते हैं, डर के मारे कि भाई यहाँ पर जो केसेस हैं वो लंबे समय तक चलेंगे या इतना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोर्ट कचहरी का यहाँ पर जो चक्कर है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। आपको बार बार इतनी सारी फीसेस देनी होंगी, इतने सारे यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं उसका फ़ी पेमेंट करना होगा। तो इससे इंसान डर जाता है ये कि यार कौन चक्कर मारेगा बार बार, इससे अच्छा यहाँ पर जो भी हुआ है जाने दो। तो ये सब क्यों हो रहा है? कमी कहाँ पे है? कमी तो यहाँ पर हमारे कोर्ट जुडिशरी वाले स्ट्रक्चर में ही है ना, क्योंकि वहीं से हमको फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। अगर वहाँ से एक ऐसी फैसिलिटी मिल रही होती कि जल्दी जल्दी केसेस निपट जाते, ये दिक्कतें एक इंसान को फेस करनी ना पड़ती, तो वो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से चुपचाप किसी अन्याय को ना सहता। उसके साथ में कोई अन्याय होता तो वो सीधा यहाँ पर कोर्ट जाता और उस मामले को यहाँ पर सीधा दर्ज करवाता। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना कि भाई पेंडेंसी ऑफ केसेस कैसे निपटे। अब भारत में अलग अलग केसेस देखने के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर हम ब्रिटिश रूल की भी बात करेंगे, अंग्रेज़ों के समय से, फिर उसके बाद देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो देश की आज़ादी के बाद सिविल कोर्ट्स बनाए गए। अब सिविल कोर्ट जितने भी सिविल इश्यूज़ है उसको देखता है ना, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। फिर क्रिमिनल कोर्ट्स बनाए गए, जितने भी क्राइम वाले मैटर्स हैं, है ना, क्रिमिनल मैटर्स हैं जिसमें यहाँ पर कोई मर्डर हो गया, रेप हो गया, ऐसे कोई केसेस हैं, तो उसको डील करने के लिए क्रिमिनल कोड बनाए गए, है ना। ये सब सीआरपीसी के तहत किया गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, ये सब कोर्ट्स यहाँ पे तैयार करेगा। ये सब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आज भी फंक्शन करते हैं। जब इतना सब कुछ है हमारे पास में, इतने सारे कोर्ट्स हैं, तो रीज़न क्या है जिसकी वजह से आज हम इतना पीछे रह गए? रीज़न क्या है कि आज इतने केसेस, लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं? इंसान इस वजह से यहाँ पर कोर्ट में कोई मामला नहीं दर्ज करवाना चाहता, या राइटर बोलते हैं कोई गांव वाला क्षेत्र हो या पुअर पीपल हो, गरीब व्यक्ति हो, वो यहाँ पर जाने की सोचता भी नहीं कोर्ट में, भले ही उसके साथ कितना अन्याय होता रहे, वो चुपचाप झेल लेगा। तो इसके पीछे का कारण यह है कि हमारे सिविल कोर्ट्स के ऊपर में, हमारे ट्राइब्यूनल सिस्टम के ऊपर में ऑलरेडी जो बर्डन है, जो ये बोझ है ना पुराने केसेस का, वो बहुत ज़्यादा है। और उस बोझ को कम नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल भी कम करने के लिए कुछ कदम ही नहीं उठाया जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। अब होता यहाँ पर यह है कि देखिए, सिविल कोर्ट के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, और इसी बर्डन को कम करने के लिए ट्राइब्यूनल सिस्टम बनाया गया। जैसे आपके कोर्ट होते हैं ना नॉर्मली, वैसे ही ट्राइब्यूनल होता है, ये भी आपको पता होगा। अब जो ट्राइब्यूनल बनाया गया था, इसको संविधान के अंदर में अलग से अमेंडमेंट करने के बाद बनाया। हमारे संविधान में जो 42वां संशोधन हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, इसी के माध्यम से ट्राइब्यूनल सिस्टम ऐड किया, ताकि कोर्ट में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, पेंडिंग पड़े हैं, कुछ केसेस यहाँ पर ट्राइब्यूनल में निपटा दिए जाएंगे। इसमें भी यहाँ पे जजेस वगैरह होंगे, तुरंत केसेस निपट जाएंगे। अब इसमें बहुत सारे क्राइम वाले मैटर्स ऐसे नहीं देखे जाते हैं, 2 छोटे मोटे केसेस हैं पेंडिंग पड़े हैं, उनको देखा जा सकता है आराम से।
तो वो निपटा दिया जाएगा। तो इस वजह से ये लेकर आया गया। फिर स्पेशल लॉज बनाए गए, स्पेशल फोरम, स्पेशल कोर्ट्स क्रिएट करी गई। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों सिनेरियो यह है कि आज भी हम लोग इसी प्रकार की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। पता है इसके पीछे का कारण क्या है? जो मेजर रीजन यहाँ पे राइटर ने मेंशन किया है वो है जज टू पॉपुलेशन रेशियो। आज हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन एक अल्टीमेट लेवल पर है, लेकिन उस पॉपुलेशन को टैकल करने के लिए उतनी सारी जजेस की संख्या नहीं है। अगर हम 2024 की भी बात करेंगे तो जो हमारी लॉ मिनिस्ट्री ने लोकसभा के अंदर में एक पर्टिकुलर रिप्लाई दिया और उसमें इन्होंने ये बोला कि आज हमारे देश में 1 मिलियन पॉपुलेशन, 1 मिलियन मतलब लगभग 10 लाख की बात हो रही है, तो 10 लाख लोगों के लिए केवल और केवल 21 जज प्रेजेंट हैं, केवल 21 जज। जबकि यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स ये आ चुकी हैं पहले, जैसे अगर हम बात करेंगे लॉ कमीशन की 120वीं रिपोर्ट थी, उसने ये बोला था कि कम से कम 10 लाख लोगों के लिए 50 जज तो होने चाहिए यार। लेकिन आज का सिनेरियो क्या है, असलियत क्या है? ये तो केवल बताया गया है कि ऐसा होना चाहिए कि 10 लाख लोगों के लिए 50 जज होने चाहिए, लेकिन असलियत यह है कि 10 लाख लोगों के लिए इससे आधे से भी कम है, केवल 21 जज प्रेजेंट हैं दोस्तों। अब कहोगे बहुत सारी जो आज के समय पर पोजीशन है या पोस्ट है वो सब खाली पड़ी हुई हैं, खाली छूटी हुई हैं, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। और पता है इनसे भी बड़ा मुद्दा यहाँ पर क्या है कि वो जो पोस्ट खाली पड़ी हुई है उनको भरा नहीं जा रहा है, उसमें डिले पे डिले हो रहा है। ये एक बड़ी समस्या है। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया जज के नंबर का एक बड़ा समस्या। अगर हम बात करते हैं अपने हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट में नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। आज हाई कोर्ट में जो जजेस की स्ट्रेंथ है लगभग वो 1114 जजेस यहाँ पर बैठ सकते हैं। ये 31 दिसंबर 2023 तक का यहाँ पर इसका स्ट्रेंथ था टोटल। लेकिन अभी जजेस प्रेजेंट कितने हैं? प्रेजेंट केवल 770 जज हैं। ये 30 अक्टूबर 2024 तक का लेटेस्ट डेटा है। तो कल तक अगर हम देखें तो हाई कोर्ट में केवल और केवल 770 जज ही आपको देखने को मिलेंगे। और आज वैकेंसीज बहुत सारी खाली पड़ी हुई हैं, तो ये कब भरी जाएंगी? किसका इंतजार कर रहे हैं? हमको पता है कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, तब भी हमें पता है कि केसेस इतने सारे पेंडिंग पड़े हैं, फिर भी यहाँ पर ये इशू हो रहा है। एवरेज जो कोई मामूली केस भी होगा ना, कम से कम उसको 6 से 7 साल लगता है यहाँ पर हाई कोर्ट में उस केस पर प्रॉपर डिसीजन आने में, कम से कम बता रहा हूँ मैं। तो ये प्रॉब्लम नहीं तो क्या है? इतना ही नहीं भाई, आपने हाई कोर्ट बने हैं, इसमें यहाँ पर आपके 770 जज प्रेजेंट हैं, जबकि होने चाहिए यहाँ पर 1100 से भी ज़्यादा। और इतने में ही आपने क्या कर दिया, 2021 के अंदर में 6 ट्राइब्यूनल, जो ट्राइब्यूनल अलग से बनाए गए थे 42वें संशोधन के माध्यम से, जो मैंने आपको पढ़ाया अभी, आपने क्या करा, 6 ट्राइब्यूनल को भी खत्म कर दिया और उस ट्राइब्यूनल का बर्डन डाल दिया हाई कोर्ट के ऊपर में। एक तो आप हाई कोर्ट में पेंडिंग केसेस को निपटाने के लिए जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ यहाँ पे दूसरे ट्राइब्यूनल्स को बंद करके उनका बर्डन भी हाई कोर्ट पे ही डाल दे रहे हैं। तो कैसे मामला सुधरेगा? ऑन एन एवरेज जैसे मैंने आपको बताया 6 से 7 साल लगते हैं नॉर्मल केसेस को, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10, 15, 20 साल, कितना ही टाइम लगेगा कुछ नहीं पता। वही सिनेरियोज दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के साथ में भी है। हालांकि बात ये कह सकते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट की टोटल जज की स्ट्रेंथ ही 34 होती है, तो आज यहाँ पे 34 के 34 जज यहाँ पे प्रेजेंट हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ पे बताए क्या है? प्रॉब्लम ये सुनिए, जैसे हम अपने कोर्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, कोई भी केस यहाँ पे हमारा हाई कोर्ट में जाता है, तो हाई कोर्ट से मान लो किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो वो अपील करता है सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, है ना। अब सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्च न्यायालय है, यही यहाँ पर जो अपना डिसीजन दे देगा, मान लो यहाँ पर वो फाइनल डिसीजन है। लेकिन पता है प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं? प्रॉब्लम्स ये हो रही हैं कि ऑलमोस्ट, अब ध्यान से सुनना जब मैं बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट लगभग हर एक केस हाई कोर्ट में जो जाता है उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती ही जाती है। आप समझ रहे हैं इस बात को? ऑलमोस्ट हर एक डिसीजन जो भी यहाँ पर हाई कोर्ट में जा रहा है वो यहाँ पे, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है अंडर द आर्टिकल 136। तो भाई यहाँ पर वही सिमिलर केस ऊपर गया, नीचे सॉल्व हो नहीं पाया, ऊपर जाके पेंडिंग पड़ गया, तो भाई पेंडेंसी तो बढ़ेगी ही ना। केसेस कैसे निपटाएंगे आप जब ये सब कुछ चल रहा है? तो ये क्लियर हो गया। अब उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? उसके अलावा पता है, आज अगर हमारे पास में कुछ जजेस प्रेजेंट हैं भी जिससे केसेस को जल्दी जल्दी निपटाया जाए, तो हो क्या रहा है, जजेस के ऊपर में इतना ज़्यादा बर्डन डाल दिया जाता है कि वो एक इंसान क्या क्या करे। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जजेस से ओवर टाइम भी करवाया जा रहा है, उसके बावजूद भी केसेस नहीं निपट रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक जो मजिस्ट्रेट होता है क्रिमिनल कोर्ट में, उसको रेगुलर कॉल वर्क भी करना है, उसको अपने फ्रेश केसेस भी थमा दिए, उसको ट्रायल करने का वो पूरा प्रोसीजर थमा दिया,
जजमेंट पास करने भी हैं उसे, है ना, कोई अरेस्ट हुआ है उसको लेकर डील करना है, प्राइवेट कंप्लेंट्स देखनी है, बेल का केस देखना है, डाइंग डिक्लेरेशन देखना है, कुछ और बहुत सारे वर्क करने हैं। ये सब आपने केवल एक जज के ऊपर सौंप दिया। तो ये कब किया जाता है? जब एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है, जब एडिशनल काम यहाँ पर आपने ऐड करवा दिया। और एडिशनल काम ऐड करवाने के बाद में क्या होगा? क्या वो जजेस सही से परफॉर्म कर पाएंगे? भाई आपका काम एक ही था, लेकिन आपको अब सारे काम, दसियों काम वहाँ पे संभालने पड़ रहे हैं, तो क्या वो जज कंसंट्रेट कर पाएगा? जजमेंट्स पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। इवन इसमें तो और बहुत सारे एरर होने लगेंगे, तो जस्टिस सही से दे पाएगा वो इंसान क्या? तो ये भी एक रीज़न है कि आज हम लोग अपने जुडिशरी में एक बहुत बड़ा चैलेंज और एक बहुत बड़ी देरी फेस कर रहे हैं, जहाँ पे केसेस पेंडिंग पे पेंडिंग पड़ते चले जा रहे हैं। इसी को लेकर राइटर ने लास्ट में कुछ सजेशन दिया है कि हम और क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मीडिएशन वाला कॉन्सेप्ट हम अपना सकते हैं। मीडिएशन क्या है? बिचौलिया का कॉन्सेप्ट। यानी कि मान लीजिए दो पार्टी हैं, पार्टी ए और पार्टी बी, अब दोनों आपस में भिड़ गई हैं, अब दोनों तैयार हैं कि भैया हमें कोर्ट जाके फैसला करना है। लेकिन कोर्ट जाने से पहले ही यहाँ पे इनके पास में एक प्रोसीजर आ जाता है मीडिएशन का। एक व्यक्ति होगा जो यहाँ पर इनके मामले को कॉम्प्रोमाइज़ करवा देगा। एक मीडिएटर होगा जो आपस में बैठा के ए बी का मामला सुलझा देगा। यानी कोर्ट जाने की इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कोर्ट जाने से पहले पहले इनका मामला सुलझ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? कोर्ट जाने से पहले अगर मामला सुलझ जाएगा तो भाई कोर्ट के ऊपर में पेंडेंसी का जो केसेस है, जो यहाँ पर उनकी निर्भरता, जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लगातार ये कह सकते हैं केसेस इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। समझ गए? तो ये कुछ करना ज़रूरी है। ये एक सजेशन हो सकता है मीडिएशन का। दूसरा सजेशन यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि कुछ कमेटियाँ हैं, जैसे यहाँ पर एम जगन्नाथ राव कमेटी आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं कि सर आप कुछ कदम उठा सकते हैं। जैसे कि हम लोग ये देख पा रहे हैं कि बहुत सारी पोजीशंस आज के समय पर वेकेंट पड़ी हुई हैं, बहुत सारी पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। जितना जल्दी हो सके उस खाली पोस्ट को भर दो। दूसरा कदम ये उठा सकते हैं कि आज जो आपने एडिशनल काम सौंप दिया है जजेस के ऊपर में, कि उसको सारे काम करने पड़ रहे हैं, ट्रायल, जजमेंट को पास करना, फ्रेश केस, कॉल वर्क, है ना, ये सब कुछ जो आपने सौंप दिया है ना, उसको थोड़ा सेग्रीगेट करो। जजेस के ऊपर में इतना ज़्यादा बर्डन मत डालो। नहीं तो फिर अगर जजेस के ऊपर में बर्डन डालोगे, उनका जो काम है कि भाई जस्टिस देना, केसेस को देखना, वहाँ तक सीमित रहने दो। आप बाकी काम सौंपोगे उनको, उनके ऊपर बर्डन डालोगे, तो उससे वो जज कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा तो कोई भी डिसीजन को सही से डील नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पे फिर जस्टिस को लेकर एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो वो यहाँ पे राइटर ने एक्सप्लेन किया। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। चलिए अब यहीं पर दोस्तों आज एक मेंस का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ इस आर्टिकल से भी रिलेटेड, तो इसको लिखिएगा और एक सुंदर सा आंसर इसका लिख सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल बनते रहते हैं जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का मेंस का क्वेश्चन ये बोलता है, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ केस पेंडेंसी ऑन द डिलीवरी ऑफ जस्टिस इन इंडिया। भारत के अंदर में जो न्याय दिया जाता है, उस न्याय को देने में जो आज केसेस पेंडिंग पड़े हैं, आज ये इतने सारे जो मामले लंबे समय से कह सकते हैं अटके पड़े हैं, इसका असर क्या पड़ रहा है हमारे न्याय सिस्टम के ऊपर में, यह आपने बताना है 250 शब्दों में। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ। तो प्रश्न यह है कि भारत में न्याय प्रदान करने पर लंबित मामलों के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में सबमिट कहाँ पे करना है पहले ही बता चुका हूँ। टेलीग्राम पर जाना, दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप लिखना, 80,000 लोग जुड़े हुए हैं, उसी ग्रुप में यहाँ पर ज्वाइन होके अपने आंसर्स को वहाँ पे सबमिट आप सभी लोग कर सकते हैं। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। आज के ही द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल है जहाँ पे मेंशन किया गया है अखनूर एनकाउंटर के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में एक जगह है अखनूर नाम की, वहाँ पे कुछ आतंकवादियों से यहाँ पे जो हमारे सोल्जर्स हैं दोस्तों वो भिड़ते हैं। अब जब वो भिड़े तो बीच में यहाँ पे एक डॉग है, उस डॉग का नाम है फैंटम डॉग। ये डॉग आपको देखने को मिलेगा। ये डॉग कौन सी ब्रीड का है? बेल्जियन मैलिनोइस ब्रीड का है। जर्मन शेफर्ड की तरह लग रहा होगा बट वो नहीं है, यह बेल्जियन मैलिनोइस ब्रीड का है। 4 साल का हो चुका था ये डॉग, इसको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दी गई थी। तो ये जो पूरा आतंकवादियों के अगेंस्ट में ऑपरेशन चलाया जम्मू कश्मीर में दोस्तों, उस पूरे ऑपरेशन में इस डॉग की जान चली गई। और पता है क्यों गई? ये डॉग यहाँ पे हमारे सोल्जर्स को बचा रहा था लगातार, और बचाते बचाते यहाँ पर इस डॉग को गोली लग जाती है, जिसकी वजह से इस डॉग की जान चली जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कई आर्टिकल्स टॉपिक ट्रेंड भी कर रहा था। जो हमारे जवान हैं उन्होंने यहाँ पे श्रद्धांजलि भी दी है इस डॉग को तिरंगे में लपेट कर। प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी, बहुत ज़्यादा बहादुरता यहाँ पे इस डॉग ने दिखाई है। तो ध्यान रखिएगा, फैंटम नाम था इसका। फैंटम का जन्म 25 मई 2020 को यहाँ पे हुआ था। ये डॉग जैसे मैंने आपको बताया बेल्जियम मैलिनोइस ब्रीड का था,
और 12 अगस्त 2022 को सेना में यहाँ पे शामिल किया गया था फैंटम को। और सेना में यहाँ पर ये बहुत सारे ऑलरेडी काम कर चुका था। टेररिस्ट को पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं मददगार साबित होते हैं डॉग। तो हमारी आर्मी लंबे समय से ऐसे डॉग्स का यूज़ करती है, लेकिन डॉग्स में कई सारी प्रकार की ब्रीड्स का हम यूज़ करते हैं, बहुत सारी नस्ल के डॉग्स यूज़ किए जाते हैं। इस तरीके से हमारे आर्मी के माध्यम से इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद में ही यहाँ पे ये इनको तैयार किया जाता है। तो दोस्तों ये जो पूरा टेररिस्ट के साथ में ये पूरा मामला जो देखने को मिला, ये 28 अक्टूबर 2024 को हुआ और इसी पूरे काउंटर एम्बुश ऑपरेशन के अंदर में ये जो डॉग है वो मारा गया। और फिर 31 अक्टूबर 2024 की अगर हम बात करेंगे, यानी आप देख पाएंगे इस तरीके से जो इंडियन आर्मी है वो श्रद्धांजलि दे रही है इस डॉग को तिरंगे वगैरह में लपेट कर। ऐसा आपने कई सारे जो फोटोज़ वगैरह हैं वो रिसेंटली देखे होंगे। चलिए, अब इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल बताऊं इस आर्टिकल के अलावा, देखिए बहुत सारी ऐसी डॉग्स की ब्रीड हैं जो कि यहाँ पे आज हमारी आर्मी यूज़ करती है। थोड़ा बहुत उन ब्रीड्स के बारे में पता होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल नहीं तो थोड़ी बहुत तो पता होनी चाहिए। सबसे पहले ब्रीड आती है ग्रेट स्विस माउंटेन। ये जो ब्रीड है दोस्तों ये स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करने वाली ब्रीड है और इसका भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है इसका, उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं और उसके अलावा इनका जो रिलेशन है फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। दूसरी ब्रीड है जर्मन शेफर्ड। इसका भी यहाँ पर आर्मी यूज़ करती हैं। ये जर्मनी से बिलोंग करता है और जर्मन शेफर्ड यहाँ पर मीडियम से लेकर लार्ज साइज डॉग भी आपको देखने को मिलेगा। अपने कह सकते हैं तेज़ी से चीज़ों को सीखने के लिए यहाँ पर यह जाना जाता है दुनिया भर में। रेस्क्यू ऑपरेशंस में कई सारी जगह पर जर्मन शेफर्ड का यूज़ किया जाता है, मिलिट्री रोल्स के लिए यूज़ किया जाता है। तीसरा लैब्राडोर का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग आज के समय पर लैब्राडोर को पालते हैं, है ना। और उसके अलावा एक फैमिली बॉन्ड्स के साथ में जोड़ा जाता है कि ये जो डॉग है दोस्तों उसका जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली माना जाता है ना। और ये जो लैब्राडोर है ये बिलोंग करता है यूके से, ठीक है। उसके बाद चौथा जो डॉग है वो है मुधोल हाउंड। ये ध्यान में रखिएगा, मुधोल हाउंड ये इंडिया की ब्रीड है और बहुत ही ज़्यादा शातिर डॉग है। लंबी लंबी छलांग मार सकता है, कितनी ऊंची दीवार हो उसको यहाँ पे पार कर सकता है। एक कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट डॉग माना जाता है इंडियन वेदर के हिसाब से। ये इंडिया से बिलोंग करता है और कई बार यहाँ पर इसको मराठा हाउंड, कटेवर डॉग या पश्चिमी हाउंड के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि मुधोल हाउंड का दोस्तों इतिहास भी बहुत पुराना रहा है। इवन बताया यह जाता है कि जो हमारे लेजेंड हम मराठा किंग हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी, तो होता यहाँ पर यह है कि इन्होंने भी इसी डॉग का यानी कि मुधोल हाउंड का यूज़ किया था अपने आर्मी के अंदर में। उसके अलावा दोस्तों ये जो डॉग है ना ये जाना जाता है अपने लंबी चौड़ी टांगों के लिए। अगर आप देखेंगे तो ये फोटो है, इसकी टांगें बहुत लंबी होती हैं, जबड़ा बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और 270 डिग्री विजन यहाँ पर देखने को मिलेगा। काफ़ी वाइड एरिया में यहाँ पर ये अच्छे से देख सकता है। एकदम शिकार करने के लिए यहाँ पर ये जाना जाता है। इसकी हाइट ही लगभग 26 से 28 इंच के आसपास होती है, वज़न 28 किलोग्राम के आसपास। फिर उसके बाद एक और डॉग आता है जिसका नाम है बकरवाल दोस्तों यहाँ पे भारत का जो लद्दाख वाला रीजन है, स्पेशली हिमालयन माउंटेन रीजन से, वहाँ पे ये पाया जाता है। कई बार इनको गद्दी कुत्ता या तिब्बतन मस्तिफ के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। बॉर्डर एरियाज़ में आपको देखने को मिलेंगे। इनका कई बार ठंडे वाले रीजन में प्रयोग किया जाता है। फिर बेल्जियन मेलिनोइस, जिसकी अभी हम बात कर ही रहे थे। बेल्जियन मेलिनोइस दोस्तों बेल्जियम नाम के देश से बिलोंग करता है। इसकी जो हाइट रेंज है वो 22 से 26 इंचेस के आसपास होती है। इवन यहाँ पे मेलिनोइस की जब बात होती है तो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं शातिर डॉग इसको बोला जाता है। उसके अलावा गार्डिंग करने में, है ना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने में, चीज़ों को पता लगाने में, सूंघने में, डिटेक्ट करने में शार्प माइंडेड डॉग है ये। इतना ही नहीं, मेलिनोइस डॉग वो है दोस्तों जिसका यूज़ किया गया था ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए। ओसामा बिन लादेन के सर्च ऑपरेशन में भी यहाँ पर बेल्जियम मेलिनोइस का यूज़ किया गया था। ये यहाँ पर उसका फ़ोटो है। अब आपको लग रहा होगा बेल्जियम मेलिनोइस और जर्मन शेफर्ड एक से लग रहा है, नहीं, दोनों के बीच में फ़र्क है। जर्मन शेफर्ड का फोटो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, बाकी बेल्जियम मेलिनोइस यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाता है। जर्मन शेफर्ड का जो बॉडी है थोड़ी मैस्कुलर होती है और इधर मेलिनोइस की बॉडी थोड़ी सी और पतली होती है। इनके कलर थोड़े सॉलिड होते हैं जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी लास्ट यहाँ पर आता है कॉकर स्पैनियल। तो ये यूएस की ब्रीड है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस ब्रीड है, दुनिया भर में जानी जाती है और इनकी भी हाइट्स वगैरह आपको देखने को मिलेगी। और इनका मेन काम क्या होता है, जो भी विस्फोटक होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से डिटेक्ट करना आर्मी कई बार यूज़ करती है। जितने भी एक्सप्लोसिव डिवाइस जो ज़मीन में छिपे हुए होते हैं, है ना, उनको यहाँ पर ये सूंघकर पता लगाने की क्षमता रखते हैं। तो ये डॉग्स के बारे में बेसिक फैक्ट्स ध्यान में रखना है। बाकी इंडियन आर्मी डॉग्स को लेकर 2-3 प्रश्न हैं, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन, ज़रा ये भी एक बार इसके ऊपर नज़र मार लेते हैं। पहला, क्या जो इंडियन आर्मी डॉग्स हैं
इनका जो रिटायरमेंट हो जाता है तो उसके बाद इनको मार दिया जाता है? नहीं। 2015 तक तो ऐसे होता था, बट 2015 में आर्मी ने इनको मारना बंद कर दिया। 2015 तक क्या होता था भाई, क्योंकि ये बिल्कुल प्रॉपर ट्रेन डॉग है तो गलत उपयोग किया जा सकता है, तो इंडियन आर्मी डॉग्स को यूथनेशिया के माध्यम से यहाँ पर मार दिया जाता था। लेकिन फिर उसके बाद 2015 के बाद से यहाँ पर ये मारना बंद कर दिया गया। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है, क्या इंडियन आर्मी डॉग जब ये आर्मी में सर्व कर रहे हैं कोई सैलरी वगैरह मिलेगी? तो ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकल है यार, कोई ऐसी सैलरी तो मिलेगी नहीं, बट यहाँ पर एक स्पेसिफिक रैंक ज़रूर दी जाती है। तीसरा क्वेश्चन है कि भाई कोई भी व्यक्ति क्या ऐसे आर्मी डॉग को, प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह जिसको दी गई है, क्या ऐसे आर्मी डॉग को अडॉप्ट करा जा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसके पहले यहाँ पर आपको पहले एक प्रॉपर एफिडेविट वगैरह सबमिट करना होगा, सारे डॉक्यूमेंटेशंस के प्रोसेस को फॉलो करना होगा, उसके बाद ही जाकर यहाँ पे ऐसे डॉग को आप अडॉप्ट कर पाएंगे। ठीक है। बाकी ये जो एडिटोरियल है दोस्तों, आपको पता होगा, ये हमने कल ही डिस्कस किया था। म्यांमार के अंदर में जो भी पर्टिकुलर इशू चला है शांति बनाने के लिए, वो मैंने कल ही बहुत ही विस्तार से समझाया और आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी इसी आर्टिकल के आधारित पे मैंने आपको दिया था। बाकी एक खबर यहाँ पे आज आपको फ्रंट पेज पर देखने को मिल जाएगी। जो हमारे जवान हैं, स्पेशली हम बात कर रहे हैं LAC वाले रीजन की। आपको पता है ना कि रिसेंटली यहाँ पे ब्रिक्स का समिट हुआ, उसके बाद यहाँ पे भारत चाइना ने बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट शुरू कर दिया है। ये बात है दोस्तों साल 2020 की, कोविड वाला समय था, अप्रैल का महीना है ना। तो वहाँ पे होता यह है कि जो हमारा LAC वाला रीजन है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इसके इधर वाला हिस्सा जो है ये है अक्साई चीन। इसको चाइना ने अपने अंदर में ले रखा है, यानी कि चाइना के कब्जे में है अक्साई चीन, वो भी लंबे समय से इलीगल तरीके से कब्जा रखा है इंडिया की टेरिटरी है। और यहीं पर आपको ये देखने को मिल जाता है LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहीं पर कुछ जगह हैं, जैसे दौलत बेगोल्दी नाम की जगह है, गलवान वैली का नाम सुना है आपने। 2020 में इसी गलवान वैली में झड़प हो गई थी भारत और चाइना के सोल्जर्स के बीच में, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद भी हुए थे। फिर हॉट स्प्रिंग नाम का रीजन आपने सुना है, पेंगोंग सो लेक का नाम आपने सुना है। फिर यहाँ पर देमचोक वाला रीजन आप देख पाएंगे। तो बीच बीच में जो गलवान वैली है और भी कई सारे एरिया हैं, यहाँ पे मामला 2020 से लेकर 22 के बीच में सुलझा दिया गया था। क्योंकि एक्चुअली में हुआ यह था, 2020 में चाइना की जो आर्मी है दोस्तों, वो हमारी टेरिटरी में घुसकर आ गई। हमारी टेरिटरी में यहाँ पर उन्होंने एंटर करने की कोशिश की लीगल तरीके से और एरिया कब्जाना चाहते थे, बट हमने यहाँ पर इनको काउंटर किया। गलवान वैली में झड़प हुई, जैसे मैंने आपको बताया। बाद में धीरे धीरे करके कई सारे जगह पे हमने ये जो मामला है इसको सुलझा दिया। लेकिन अभी बचता है आपका देपसंग वाला रीजन, जो स्पेशली ये वाला पोर्शन है। फिर बचता है देमचोक वाला रीजन, ये वाला है। यहाँ पर अभी भी स्टैंड ऑफ जारी था, इंडिया चाइना की जो आर्मी है वो आमने सामने खड़ी हुई थी। लेकिन फाइनली यहाँ पर हुआ क्या है, ट्रूप्स डिसएंगेजमेंट कंप्लीट कर दिया गया है लद्दाख वाले रीजन से। ये दोनों सेनाएं जो आमने सामने खड़ी थी वो पीछे पीछे हट चुकी हैं, बॉर्डर पर शांति बन चुकी है। इतना ही नहीं, ये जो पेट्रोलिंग वगैरह यहाँ पर है वो जल्दी होने लगेगी। और जितने भी ग्राउंड कमांडर्स दोस्तों, ये जो ट्रूप्स वगैरह हैं, इनके आपस में इन्होंने, क्योंकि दीपावली का समय है तो आपस में मिठाइयाँ वगैरह भी एक्सचेंज की हैं, मामले को सुलझा दिया गया है। ये सैटेलाइट की कुछ इमेजेस हैं। 11 अक्टूबर 2024 में आप देख पाएंगे छोटे छोटे सेटलमेंट्स आपको दिख रहे होंगे। ये सब सेटलमेंट्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये चाइनीज स्ट्रक्चर है, कैंप वगैरह हैं जहाँ पे चाइना के सोल्जर प्रेजेंट हैं। लेकिन इसी बीच में मामले को सुलझाया गया और 25 अक्टूबर 2024 में आप देख पाएंगे ये सब हट चुका है, गायब हो चुका है। जितने भी स्ट्रक्चर्स है वो रिमूव कर दिए गए हैं। तो बॉर्डर पर दोस्तों यहाँ पर जो आर्मी प्रेजेंस है तो वो खत्म हो चुका है। अब खत्म हो चुका है मतलब शांति बन चुकी है, पीछे पीछे आर्मियां हट चुकी हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इस एरिया में अब क्या किया जाएगा, पेट्रोलिंग की जाएगी। ध्यान रखिएगा, पेट्रोलिंग की जाएगी, यानी कि दस्तक मारा जाएगा। अब कुछ समय के लिए उसको लेकर कोई अभी नियम कोई आया नहीं है कि हाँ वो किस तरीके से रीजन में दस्तक मारेंगे, निगरानी कैसे रखेंगे, वो अभी पता नहीं चला है। उसको लेकर कुछ नए नियम वगैरह जो भी होंगे वो हमारे सामने बाद में शेयर किए जाएंगे, ये बात ध्यान में रखना। उसके अलावा LAC वाले रीजन वगैरह आप देख पाओगे दोस्तों, तो अब इंडियन आर्मी भी पेट्रोलिंग कर सकती है। इंडियन आर्मी यहाँ तक जो हमारा PP पॉइंट है, PP 11, 12, 13 यहाँ तक जा सकती है। तो कहोगे यहाँ तक नहीं जा सकती थी क्या पहले? नहीं, देखो एक्चुअली में हुआ यह है कि ये जो LAC वाला आपको रीजन दिख रहा है यही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसके इधर यहाँ पे अक्साई चीन है ना, और इसी को यहाँ पे चाइना ने कब्जा रखा है। इसी अक्साई चीन को क्रॉस करके यहाँ पर चाइना ने ये पूरा का पूरा हरकत दिखाया था 2020 में। मैं आपको बताऊं, जो ये डिस्प्यूट शुरू हो गया था ना, तो 2020 के बाद में जो हमारी इंडियन आर्मी है वो इस वाई जंक्शन को पार ही नहीं कर रही थी, क्योंकि आपस में ये पूरा फेस ऑफ चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे चाइना की आर्मी इनको पार नहीं करने दे रही थी। समझ रहे हैं इस बात को?
तो जो चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी है, इन्होंने भारत के पेट्रोल्स को जो दस्तक मारते थे, निगरानी रखते थे, उनको यहाँ पर वाई जंक्शन के पार जाने से मना कर दिया। नाउ फाइनली यहाँ पर ये मामला अभी सुलझ चुका है, जैसे मैंने आपको बताया अग्रीमेंट्स वगैरह हो चुके हैं और अब हमारी इंडियन आर्मी जो है यहाँ पे पेट्रोलिंग कर पाएगी। अभी तक वो वाई जंक्शन के यहाँ तक नहीं जा पा रहे थे, अब वो ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट 10 है, पेट्रोलिंग पॉइंट 11 है, 12 है, 13 है, सभी जगह पे जा सकेंगे, आराम से दस्तक मार सकेंगे। बाकी किस तरीके से निगरानी रखी जाएगी उसको लेकर कुछ नियम कानून आने बाकी हैं, वो मैं आपको बाद में ही डिस्कस करूंगा जब वो न्यूज़ में आएंगे। बाकी चलिए आते हैं आज के वर्ड ऑफ द डे के ऊपर में। तो आज का वर्ड ऑफ द डे है सिंक्रेटिज्म। सिंक्रेटिज्म मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द कंबाइनिंग ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिलीफ और प्रैक्टिस। ये यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक व्यक्ति का मान लो लैला है, कोई ऐसे ही नाम ले लिया गया। लैला जो है वो स्पेशली इंटरेस्टेड है सिंक्रेटिज्म में, सिंक्रेटिज्म ऑफ मैनिकिज्म। मैनिकिज्म क्या होता है? जिसमें यहाँ पर क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, ज़ोरास्ट्रिज्म, अलग अलग यहाँ पर रिलीजन या अलग अलग बिलीफ को मिलाकर यहाँ पे बना हुआ है, अलग अलग बिलीफ से इन्फ्लुएंस हुआ है। तो जब भी हम लोग बात करते हैं अलग अलग प्रकार की जो प्रैक्टिस हैं या अलग अलग प्रकार के रिलीजन हैं, उन सबको कंबाइन जब कर देते हैं तो उसी को हम रेफर करते हैं सिंक्रेटिज्म के तौर पर। तो यह विश्वास या अभ्यास के जितने भी विभिन्न रूप हैं उनके संयोजन यानी उनको कंबाइन करना ही यहाँ पर हम लोग सिंक्रेटिज्म कहते हैं इसको। तो चलिए सिंक्रेटिज्म वर्ड का यूज़ करके फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस बनाई है, क्योंकि सेंटेंस बनाएंगे तभी यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं वो आपको आगे जाकर हेल्प करेंगे। बाकी आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन यही था इलेक्शन एक्सपेंडिचर को लेकर कि दो स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। पहला कि जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर की लिमिट है एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए इलेक्शन के समय पर, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। तो ये सही बात है भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही तो मेन काम है हमारे देश में इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना। अब कोई पर्टिकुलर जो कैंडिडेट होता है, कोई जो नॉर्मल व्यक्ति है, आपको पता है ना, बड़ी एरिया से आता है तो 95 लाख रुपए तक की उसकी लिमिट है, छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी आता है तो 75 लाख रुपए तक की लिमिट है। तो कैंडिडेट के लिए एक लिमिट सेट की है। तो भाई इलेक्शन का मुद्दा है, कैंडिडेट इलेक्शन में उतरेगा, अब इलेक्शन के लिए ही यहाँ पर वो खर्चा करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा अपने को जिताने के लिए। तो इस खर्चे की लिमिट कैंडिडेट के लिए कौन डिसाइड करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही डिसाइड करेगा। लॉजिकल है, और क्या आप और मैं थोड़ी डिसाइड करेंगे। फिर दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर यह आता है कि आज के समय पर कोई भी ऐसे लिमिट नहीं है ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शंस। कल नहीं परसों जब मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्शन एक्सपेंडिचर, तो मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्शन के अंदर में पैसा खर्चा जाता है उसमें एक जो कैंडिडेट होता है, कैंडिडेट के लिए जब पैसा खर्च जाएगा तो उसके लिए लिमिट ऑलरेडी सेट की गई है। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी, कांग्रेस की अगर हम बात करें, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा ये खर्च कर सकती है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। तो ये था आज का सेशन, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।